हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं एसएचएम। बेटा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप चाहे नीट का एग्ज़ाम दें या जेई का एग्ज़ाम दें या 11th बोर्ड या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के अंदर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देख पाएंगे, राइट ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इजी वे में सॉल्व की जा सकती हैं, राइट ना। चलेगा, देखते हैं हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम बात करेंगे कि ये मोशन पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है, राइट ना। तो बेटा आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक्स में जितने भी मोशंस थे वो इस समय आपको क्लियर हैं, राइट ना। तो थोड़ा सा उन्हीं कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे इस टॉपिक में बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। सर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन को एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें तो देखिएगा, हम देखते हैं कि एक रनिंग ट्रैक पर कोई एथलीट जब मोशन करता है या दौड़ता है, उस केस में क्या होगा भाई। देखिएगा, एक रनिंग ट्रैक है, ये रनिंग ट्रैक, राइट। इस रनिंग ट्रैक पर अगर हम ध्यान दें तो सर एक एथलीट जो है जाता है और इस पर मोशन करके वापस अपनी पोजीशन पे आता है, फिर अगेन वापस इसी पोजीशन पे आता है। तो मैं देख रहा हूं कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी पोजीशन को या अपने मोशन को दोहरा रहा है, राइट ना। अगर मैं सेम पैटर्न पे एक और एग्जांपल ले लूं, प्लैनेटरी मोशन का एग्जांपल, जो अर्थ है हमारी, राइट ना, वो सन के चारों तरफ बेटा क्या कर रही है सर, 1 ईयर में अपने मोशन को अगेन दोहरा रही है, अपने पथ को अगेन दोहरा रही है। तो प्लैनेटरी मोशंस देखेंगे हम, तो प्लैनेटरी मोशंस भी कैसा है सर, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने पथ को दोहरा रहा है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि सर ये एक निश्चित पीरियड के बाद अपने मोशन को दोहराएगा, तो हम इसे पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कह सकते हैं, राइट ना। अच्छा, अब अगर मैं यहां कहूं कि सर ये प्लैनेटरी मोशन है, प्लैनेटरी मोशन, ओके, प्लैनेटरी मोशन। सेम टाइप में अगर मैं बेटा एक वॉल क्लॉक ले लेता हूं, वॉल क्लॉक आपने देखा होगा कि सर यहां पर जो वॉल क्लॉक है उसमें जो इसके एंड्स हैं, राइट ना, वो क्या करते हैं सर, इस तरीके से क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। हम देखते हैं कि सर जो आवर की घड़ी, आवर का हैंड है, वो क्या होगा बेटा सर 12 घंटे बाद अपने पोजीशन को फिर से दोहराएगा, अपने मोशन को फिर से दोहराएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मिनट, आवर और सेकंड की जो सुइयां हैं वो लगातार अपने मोशन को एक निश्चित टाइम इंटरवल वाल दोहरा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, एक ऐसी गति है जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती है, राइट ना। तो हम यहां कह सकते हैं द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे बेटा ये मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि एक एथलीट जो है ट्रैक पर मूव कर रहा है और अपने मोशन को बार बार एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद दोहरा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये एक तरीके से अपने टाइम पीरियड को, या हम कह सकते हैं कि निश्चित समय बाद जब ये अपने मोशन को दोहरा रहा है, तो जो समय है, जो मिनिमम टाइम है जिसके बाद ये दोहरा रहा है, या अर्थ जो है एक निश्चित टाइम के बाद, एक वर्ष के बाद अपने पथ को, अपने मोशन को दोहरा रही है, राइट ना। और ये घड़ी की सुइयां जो हैं एक निश्चित टाइम बाद अपने मोशन को, अपने पथ को दोहरा रही हैं। तो वो इंटरवल ऑफ टाइम जो है, मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम जो है, वही हमारा क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड है। इस टर्म को याद रखिएगा आप लोग, टाइम पीरियड, राइट ना। टाइम पीरियड, आवर्तकाल इसे कहते हैं। आवर्तकाल वह न्यूनतम समय जिसके बाद कोई वस्तु अपनी गति को दोहराती है, राइट ना, वो क्या है, आवर्तकाल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चलेगा। अगर बेटा मैं यहां पे फिर कहूं कि सर यहां पर कुछ ऐसा है, राइट। अब अगर मैं यहां पे और एग्जांपल ले लूं, तो इस समय अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं तो देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पे एक बाउल ले लेता हूं, एक छोटा सा कटोरा, राइट ना, जिसमें एक बॉल को डाल देते हैं,
राइट। अब अगर मैं कहूं बेटा कि इस बॉल को इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, मैंने इधर की ओर धक्का मार दिया तो ये बॉल उधर जाएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर एक समय बाद धीरे 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 सर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन ये मान के चलिएगा आप कि यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर ये धीरे धीरे अपनी उसी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश कर रही है। तो रीज़न यहाँ एक बात सुनिएगा कि यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जितना मैंने इसको डैम्प किया है, जितना मैंने इसको धक्का मारा है, उतना ही ये वापस जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन को एक निश्चित समय के बाद दोहराएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो सर ये अपने इस मोशन को कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सर जिस मीन पोजीशन पे आने की ये कोशिश कर रहा है, या जिस पोजीशन पे ये आने की कोशिश कर रहा है, या जहाँ पर ये पहले रुका हुआ था, स्टेबल कंडीशन में था, वो इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर बेटा मैं कहूँ कि सर ये यहाँ पर एक निश्चित समय बाद एक मीन पोजीशन या पॉइंट के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन कर रहा है सर। ये अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं सर कि यहाँ पर सर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को दोहरा रहा है, तो ये पीरियोडिक तो है, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें इसमें कि बेटा मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और इस पेंडुलम क्या है सर, फ्रीली सस्पेंडेड मास होता है, राइट। अगर मैं इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो सर ये इस पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस आएगा और फिर इधर आएगा। तो इस तरीके से सर ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, राइट ना। अगर सेम पैटर्न पे मैं बेटा एक और एग्जांपल ले लूं, एक स्प्रिंग है जिससे एक मास को अटैच कर दिया है, वर्टिकली सस्पेंडेड है, ठीक है, और अब इस समय जो इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो हम कहेंगे कि ये सर टू एंड फ्रो मोशन करेगी अपनी इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, राइट ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ हमने देखा दो टाइप के एग्जांपल्स देखे कि सर एक होता है कि सर रेगुलर मोशन हो रहा है, कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, राइट ना, इसमें भी कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है सर, एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, राइट ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहरा रहा है अपने पथ को, ये भी अपने निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहरा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि सर ये अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो जब अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस समय पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट हमारे पास आ जाता है या टाइप हमारे पास आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, राइट ना, ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम कहें कि सर ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, अगर इसको हम कहें कि सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ जाने का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो कम हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, तो हम उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ऑसिलेटरी मोशन में। अगर ऑसिलेटरी मोशन की बात की जाए और ऑसिलेटरी मोशन में कुछ चीजें हम कांस्टेंट मान लें, राइट ना, और कुछ चीजों को हम निग्लेक्ट कर दें, जैसे सर यहाँ पर हम फ्रिक्शन और सर जो एयर का थ्रस्ट है उसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं, एनर्जी लॉस को हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं, ये सारी चीजें हमें निग्लेजिबल मान के चलनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑसिलेटरी मोशन तो इट इज टू एंड फ्रो मोशन, it is to and fro motion, है ना, motion about a fixed position, राइट ना। और जो ये फिक्स्ड पोजीशन है वही हमारी क्या है सर, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और बेटा इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल पोजीशन भी बोल सकते हैं हम, राइट ना, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर ऑसिलेटरी मोशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, राइट ना। तो हम ये देख सकते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन, बट हमने क्या देखा इससे पहले, हमने देखा कि एवरी
पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां एक बात ध्यान देंगे कि ये सर इसका पार्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो सारे हो रहे हैं वो सारे के सारे सर ऑसिलेटरी मोशन हो। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। इस टाइप की टर्म आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि सभी प्रकार की आवर्ती गतियां जो हैं वो सर ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, लेकिन सभी ऑसिलेटरी आवर्ती होंगी। पॉइंट समझ में आ गया, पीरियोडिक होंगी, ठीक है। सेम अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक चीज हमें अच्छे से क्लियर करनी होगी, क्या कि सर यहां पर जो ऑसिलेटरी मोशन था वो टू एंड फ्रो मोशन था, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन था मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहां पे कुछ टर्म हमारे पास होनी चाहिए जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे पहली टर्म है हमारे पास सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आवर्तकाल इसे कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है सर? इट इज अ मिनिमम टाइम आफ्टर विच द बॉडी रिपीट देयर मोशन। एक न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद कोई वस्तु अपने गति को दोहराती है, वही क्या है? आवर्तकाल है। इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, राइट ना। दूसरा ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसे आवृत्ति कहते हैं, राइट ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे भाई? आवृत्ति हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? यहाँ पर जो मोशन में पढ़ा गया फ्रीक्वेंसी क्या था? साइकिल पर सेकंड, राइट ना। एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, यही थी, ठीक है। तो साइकिल पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t। भाई एक सेकंड में जो समय तय किया, जो साइकिल्स कंप्लीट किए जाएंगे, वही हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यहाँ से अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसकी नोट हो गई पर सेकंड, या इसको बेटा हम बोलते हैं हर्ट्ज। पर सेकंड या हर्ट्ज बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सेम अगर हम दो टर्म्स और देख लें, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कि बेटा हार्ट बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में अगर हार्ट जो है 75 टाइम्स बीट करता है, देन डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ बीट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। दोनों हमसे पूछ लिए, ध्यान देंगे इस बात को। हमसे पूछा है कि हार्ट बीट जो है 75 टाइम्स है 1 मिनट में, तब फ्रीक्वेंसी और सर टाइम पीरियड क्या होगा बीट्स का। तो ध्यान दें, हमने क्या बोला यहाँ पे कि सर अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी होता है सर साइकिल पर सेकंड, या सर कंटिन्यूअस में कितने बार बीट्स हो रहा है, बीट्स पर सेकंड। 75 टाइम्स और कितने में हो रहा है सर? 1 मिनट में। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? डिवाइड होगा। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 1.25, ठीक है, हर्ट्ज। भाई ध्यान दें, हम फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर? साइकिल पर सेकंड, राइट ना, या बीट्स पर सेकंड। तो बीट्स कितनी है सर? 75 इन अ मिनट। तो 1 आएगा यहाँ पे। 1 की जगह अगर हम यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा। दैट्स वाई यहाँ कितना आ जाएगा? इतना, ठीक है, 1.25। अच्छा, हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है सर हमसे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है सर? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे रख दीजिएगा बेटा 1/1.25। अगर बेटा मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो उस केस में क्या आ जाएगा? 20। लेकिन हम देख रहे हैं कि 100 और 125 में सर लेस कौन है? 100 है। दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। सो पॉइंट आने के बाद 1000 हो जाएगा, और 1000 में जब 125 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 8। तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। तो बीट्स का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है सर? 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। पॉइंट क्लियर है? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, चलेगा। अब हम बात करते हैं आगे कि सर यहाँ पर हमें SHM के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, राइट ना। अगर SHM को हमें एक बार डिफाइन करना है तो हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक बॉडी है, राइट ना, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, राइट ना। तो हम ध्यान देंगे कि अगर ये बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है और हमने इसका 2 डाया ले लिए हैं ये वाले, तो ये हमने इसकी इनिशियल पोजीशन मान ली है और कुछ समय बाद ये बॉडी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो हम ध्यान देंगे कि सर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक। तो इस समय थीटा ये है भाई। देखिएगा अगर हम कहें कि सर जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टाइम यही होता है, तो यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं बेटा, ओमेगा टी। पॉइंट क्लियर। अगर यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं कि थीटा जो है आफ्टर टी सेकंड कितना होगा, तो ओमेगा टी होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सर टी सेकंड बाद यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, ठीक है। सो ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची। अब देखिएगा अगर ये नेक्स्ट यहाँ पहुंचेगी, राइट ना, फिर नेक्स्ट इधर आएगी, फिर नेक्स्ट इधर आएगी, फिर नेक्स्ट इधर आएगी, फिर नेक्स्ट इधर आएगी, इस तरीके से ये जो पार्टिकल या बॉडी है वो क्या करेगी, अपने इस मोशन को कंप्लीट करेगी, एक चक्कर को कंप्लीट करेगी, 1 साइकिल को कंप्लीट करेगी। तो बेटा बताइएगा अगर हम इसका एक प्रोजेक्शन इसके इस सर परपेंडिकुलर डालते जाएं, एक प्रोजेक्शन इस पर लेते जाएं, तो हम ये देखेंगे कि बॉडी इनिशियली सर इसमें तो ऐसे मूव कर रही है, लेकिन इसमें बॉडी अभी किधर जा रही है सर, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जब ये पीक पोजीशन पर पहुंच जाएगी और जब यहाँ आएगी, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में ये होगा कि हम देखेंगे कि इस केस में ये बॉडी का प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, इस समय ये प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, राइट ना, इस समय ये प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, ठीक, इस समय ये प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, इस समय यहाँ आएगा, इस समय यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम ये चीज़ देख पाएंगे बेटा यहाँ पे क्या कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख पाएंगे कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन ले रही है, तो हम देख रहे हैं कि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, राइट ना, इस तरीके से। और हम कंटिन्यूअस वे में देख रहे हैं कि ये बॉडी नीचे की ओर कंटिन्यूअस चली जा रही है, ये आ गई। और इस तरफ किधर जा रही थी बेटा, इनिशियली इधर जा रही थी, ठीक। अब जब बॉडी यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन पे हम जब इसको इस तरीके से प्रोजेक्शन लेंगे, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि ये बॉडी जब यहाँ पर थी, तो यहाँ से ये रिटर्न होना स्टार्ट हुई और ये इधर जाने लगी, राइट। तो देखिएगा जब ये इस पोजीशन से चलना स्टार्ट हुई, तो इधर गई, फिर वापस इधर आई, फिर मीन पोजीशन पे आई, फिर इधर गई, फिर वापस इधर चली गई, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बॉडी का एक साइकिल कंप्लीट होने में ये बॉडी का जो प्रोजेक्शन है, राइट ना, वो इस डायमीटर के अलोंग कैसा है, लीनियर मिल रहा है हमें। डायमीटर के अलोंग कैसा मिल रहा है, लीनियर। बॉडी कैसे चल रही है, सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायमीटर के अलोंग जो इसका प्रोजेक्शन है वो कैसा चल रहा है सर, लीनियर मोशन में। लेकिन लीनियर मोशन में भी हमने देखा कि सर ये बॉडी इधर गई, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। पॉइंट क्लियर है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये चल रही है, और अगर इस डायमीटर पे हम इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो प्रोजेक्शन कैसा चल रहा है सर, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कैसा कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ध्यान दीजिएगा जब एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तब एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो बॉडी उधर जाएगी, या इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है इधर गया, फिर वापस लौट के इधर आया, फिर इधर जाएगा, फिर वापस लौट के इधर जाएगा। तो इस तरीके से सर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, हमने देखा। पॉइंट क्लियर। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि सर ये जो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, इसको अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर लें या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर लें थोड़ी देर के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या, देखिएगा मैंने क्या किया कि सर इसके जो प्रोजेक्शंस थे, उन प्रोजेक्शंस को और एंड पॉइंट्स को इस तरफ पहुंचा दिया, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सर ये बॉडी इस तरफ जा रही है, तो कितना दूर जा सकती है सर इस तरफ, ये सर जितनी इसकी रेडियस है, राइट ना, रेडियस को हम कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं, राइट ना, तो ये रेडियस के बराबर ही मैक्सिमम दूर जा सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है, और फिर इधर भी रेडियस के बराबर हो सकती है। तो हमने कहा कि सर ये इधर की ओर जो डिस्प्लेस हो रही है, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट को वाई मान लिया, और मैक्सिमम कितना है, ये ए के बराबर है, ठीक है। तो हमने देखा कि इनिशियली जब ये 0 पर थी, राइट ना, 0 एंगल मान लेते हैं, फिर यहाँ पे कितना हो गया सर, 90 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया सर, ये 180 डिग्री हो गया, यहाँ पर कितना हो गया सर, 270 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 360 हो गया। तो हमने देखा कि देखिएगा यहाँ पर ये कितना आ गया सर, 90 मान लेते हैं, इधर कितना आ गया सर, ये 180 मान लेते हैं, इधर कितना हो गया सर, 270 मान लेते हैं, और इधर कितना हो गया, ये 360 मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ होगा सर, एक
एक साइकिल में पूरा 360 एंगल कवर कर रहा है, तो भाई टाइम भी ऐसे इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहली पोजीशन पे ये कहाँ पहुंच गई, यहाँ, फिर दूसरी पे यहाँ, तीसरी पे यहाँ, चौथी पे यहाँ, फिर देखेंगे लौट के जब आ रही है, तो लौट के जब आ रही है तो इस पोजीशन पे है, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पे आ गई, फिर दोबारा इस पोजीशन पे आ गई, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे पहुंच गई भाई 270 पे यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे वापस, तो देखेंगे वापस जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। पॉइंट क्लियर। तो हमने एक चीज देखी यहाँ पे सर कि एक पैटर्न टाइप का हमें मिला, इसका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है कुछ इस तरीके से हमें मिल गया, सॉरी, राइट ना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे मिल गया बेटा, इस टाइप से मिल गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो साइनोडल फॉर्म में आया है, साइन ज्यावक्रीय फॉर्म में आया है। कैसी फॉर्म में आया बेटा, ज्यावक्रीय फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये ज्यावक्रीय फॉर्म में आया है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 100% इसका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो साइनोडल फॉर्म में या ज्यावक्रीय रूप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो देखते हैं इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकालने के लिए अगेन हमने वही एग्जांपल लिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि सर हमने कहा कि भाई टी सेकंड बाद ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, टी सेकंड बाद ये बॉडी इस पोजीशन पे पहुंच गई और ओमेगा से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये जो एंगल है वो ओमेगा टी हो गया, और हमने देखा कि सर इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है, राइट ना, और जो रेडियस होगा वही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सो हम कह सकते हैं वाई अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो देखिए ये थीटा है तो जेड रूल से ये भी थीटा होगा बेटा, राइट ना। जब ये थीटा होगा तो हमने पॉइंट मान लिए, क्या पॉइंट मान लिए यहाँ पे हमने मान लिया ए, ये बी, राइट ना, और ये ओ। सो ट्रेंगल ए बी ओ में अगर हम ध्यान दें तो ट्रेंगल ए बी ओ में, इन ट्रेंगल ए बी ओ, इन ट्रेंगल ए बी ओ, राइट ना। सो देखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होगा। सो क्या होगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू, सर परपेंडिकुलर क्या है वाई, हाइपोटेनस क्या है सर, रेडियस के बराबर, राइट ना। रेडियस इस समय क्या है, ए, राइट। सो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया बेटा मेरे पास, ए साइन थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं, चलेगा। अगर ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे बात समझ में आ गई हमें कि सर कोई भी बॉडी जो है अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से जीरो से चल रही है तो उस केस में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के केस में हमें इसके सर डायगोनल पे सर एक मोशन हमें मिलता है जो कि टू एंड फ्रो टाइप का है, और ये वाला मोशन जो है कंटिन्यूअस टाइप का है, मतलब ये पीरियोडिक है, बट इसका जो प्रोजेक्शन होगा, राइट ना, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द डायमीटर वो कैसा होगा सर, लीनियर मोशन में होगा, राइट ना। और लीनियर अगर मोशन में है और उसमें भी टू एंड फ्रो है तो ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन में हमने एक चीज़ देखी कि ये बॉडी ऑलवेज जो है किधर आना चाह रही है, हम देखेंगे कि ये मीन पोजीशन पे आ रही है। किस पे आ रही है, मीन पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं y इज इक्वल टू ये, सो ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई। भाई ये फाई क्या है, अच्छे से समझेंगे फाई क्या है। ध्यान दें, अगर ये बॉडी बेटा यहाँ से चल के ना कि यहाँ से चलना स्टार्ट करे तब, मतलब टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है इस समय, जीरो है सर। अगर टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो ना होकर यहाँ जीरो होता तो इस केस में क्या होगा सर कि हमारे पास ये एंगल ऑलरेडी पहले से ही है, मूव है। अगर एंगल पहले से है हमारे पास तो जो इनिशियल एंगल होता है मीन पोजीशन से वही हमारा क्या है सर, इनिशियल फाई होगा, राइट ना। चलिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिएगा ये जो टर्म है पूरी की पूरी, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फेज। फेज, ये फेज किसको बताता है, तो सर ये फेज हमें बता रहा है इनिशियल, देखिएगा फेज जो हमें बताता है कि सर किसी भी पॉइंट पर जो फेज होगा, जैसे ये यहाँ पर अगर हम बात करें या यहाँ पर हम बात करें या यहाँ पर हम बात करें तो ये 270 डिग्री है, राइट ना। तो ये बता रहा है इस समय कि इस बॉडी की डायरेक्शन मूव करने की ये है और पोजिशन क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एंगल है वही इसका फेज है, राइट ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फेज क्या डिनोट करता है, इट रिप्रेजेंट the direction and
पोजीशन, राइट ना, ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम, राइट ना, एट अ टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो फैक्टर है वही हमारे पास फेज है, राइट ना। अब इस फेज में भी हमने देखा कि सर फाई क्या है, तो हम फाई यहां पे बोलेंगे सर इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्यों, देखिएगा मैंने बोला ना कि अगर t इजिकल टू 0 यहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो भाई फेज होगा, इनिशियल यहीं से होगा। लेकिन अगर बॉडी यहां से t इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है तो इस समय इनिशियल फेज क्या होगा, जो हमने फाई पहले से मूव कर रखा है या पहले से जो पार्टिकल है मूव करके आ गया है, ठीक है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो ये है इनिशियल फेज, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा, राइट, ओके। अब हमने ये सर इसका क्या निकाल लिया सर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है अगर इनिशियल फेज नहीं है, राइट ना, या ओमेगा टी इजिकल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम यही वाला ले सकते हैं। एक और चीज़ आप अच्छे से समझिएगा, क्या आप लोगों ने साइन एंड कॉस का डायग्राम पढ़ा होगा, साइन एंड कॉस का जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, तो देखिएगा साइन का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सर इनिशियली 0 से स्टार्ट होता है और कॉस का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बेटा कितने से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, राइट ना। सो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि कॉस का ये वाला है और साइन का सर 0 से स्टार्ट होता है, तो 90 डिग्री से सर क्या है सर, लीड करता है, ठीक है, कॉस। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि साइन और कॉस जो है एक ही फॉर्म है, सिर्फ इनमें फेज डिफरेंस हो सकता है कितना सर, 90 डिग्री, राइट ना। तो इनिशियली फेज कॉस वाले टर्म में हो सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो ए वाई इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज सर, ये प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सर ये इधर ही तरफ जाए या यहीं से स्टार्ट करें। हम अगर कहें कि बॉडी इस साइड से स्टार्ट हो जाए तब, तो इस केस में ये वाला जो फेज होगा वो नेगेटिव होगा और इधर वाला जो फेज होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो फेज है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलेगा। सो दोनों ही इक्वेशन सही है, कॉस और साइन दोनों ही इक्वेशन कैसी हैं, सही हैं, ठीक है, एसएचएम के अकॉर्डिंग। तो हम जब भी एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रहेगा वो साइन और कॉस दोनों ही फॉर्म में आ सकता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो है वो हमारा सर फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सर जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो सेम हो सकती है, ठीक है, चलेगा। अब अगर हम बात करें कि सर हमने यहाँ पर एसएचएम की डेफिनेशन को क्लियर करना है, अब एसएचएम, राइट, एसएचएम, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, है ना, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन in a finite interval of time in a straight line। ध्यान देंगे इस बात को कि एक जो हमारा एसएचएम है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, राइट ना। और यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो टाइम इंटरवल है वो फाइनाइट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर अगर हमने एक बाउल में किसी बॉल को डाल दिया और अगर हमने इसको मोशन हमने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दिया तो सर ये अपनी मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी, लेकिन इसका जो सर टाइम पीरियड है वो चेंजेबल है, राइट ना, ड्यू टू सर फ्रिक्शन, एनर्जी लॉस, बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस नहीं हो रहे हैं तो जितना ये इधर जाएगी उतना ही इधर आएगी, फिर जितना ये इधर जाएगी उतना ही इधर आएगी। तो इस केस में हम ये मान के चलेंगे, अच्छा देखिएगा लॉसेस जब ज़्यादा कब होंगे, जब सर ये ज़्यादा मूव करेगी, बात ध्यान देना, ठीक है, और ज़्यादा मूव करेगी तो इस केस में इसका जो मोशन है वो भी स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बेहतरीन एग्जाम्पल लूँ एसएचएम का तो हम सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लेते हैं सर पेंडुलम का।
किसका लेते हैं? पेंडुलम का। तो पेंडुलम को आप एक बात ध्यान सुनिएगा कि पेंडुलम भी एसएचएम तब तक ही करता है जब तक इसका सर जो एम्पलीट्यूड है वो कम रहे या जो डिस्प्लेसमेंट ये एंगल है वो कम रहे। अगर इसका हम ज़्यादा डिस्प्लेस कर देंगे तो सर ये लीनियर नहीं रह पाएगा, दैट्स वाई ये एसएचएम नहीं रहेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। तो एसएचएम इज द पार्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, is the part of oscillatory motion। तो हम ये कह सकते हैं कि every SHM is the oscillatory motion but every oscillatory motion is not a SHM। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि एसएचएम में एक और कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान देनी है। क्या? कि सर एसएचएम अगर है तो हम ये देखेंगे कि ये बॉडी जो है, इस बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो हमेशा इसे मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब ये बॉडी इधर जाएगी तो एक फोर्स इधर लगेगा, जब बॉडी इधर जाएगी तो एक फोर्स इधर लगेगा। तो इस बॉडी को हमेशा इसकी मीन पोजीशन पर लाने के लिए एक फोर्स लग रहा है, राइट ना। अब उस फोर्स को अगर हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि एसएचएम की और कंडीशंस क्या हैं। तो देखिएगा, हम देखते हैं, देखिएगा इसमें हमने देखा कि सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था हमारे पास? ए साइन ओमेगा टी, यही कुछ था, ठीक है। अगर बेटा हम देखेंगे कि ये एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, अगर इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो सर मेरे पास क्या आना चाहिए? वेलोसिटी आना चाहिए। अगर वेलोसिटी आएगा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है। अगर बेटा मैं इस कॉस ओमेगा टी को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बदलना चाहता हूं तो कैसे बदल सकता हूं? सर कॉस को क्या लिख सकते हैं? सर कॉस को लिखा जा सकता है, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सेम पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे बेटा ए ओमेगा रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर लिख देंगे और इस ए को जो कि हमारा एम्पलीट्यूड है इसको इसमें इंसर्ट करा देते हैं एक बार, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा सर? ये ओमेगा रूट अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही कुछ आएगा, ठीक है। अगर ये आएगा तो आप ध्यान दें अच्छे से कि बेटा यहाँ पर हमने देखा कि ए साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारा क्या है सर? वाई है। दैट्स वाई यहाँ पर हम वी क्या लिख सकते हैं? तो वी लिख सकते हैं ओमेगा रूट अंडर रूट सर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही कुछ हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एक और चीज आप अच्छे से समझिएगा कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? 1। कॉस का और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1, राइट ना। जब कॉस और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है तो सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो v है वो मैक्स होगा। देखिएगा a जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन होता है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट ना, a वही एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा क्या है सर? एम्पलीट्यूड है। सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड पहले से मैक्सिमम है, अगर हम कॉस को मैक्सिमम कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो वी मैक्स कितना आ गया? ए ओमेगा आ गया, ठीक है। और वी का एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। अगर एक इसको अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, जैसे v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी डिफरेंशिएबल है, राइट ना। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, डेल वी वाई डेल टी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा सर यहाँ पे? सर यहाँ पे एसेलरेशन आ जाएगा। एसेलरेशन कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा टी। अच्छा बेटा ये जो है साइन और ए, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वाई बोल सकते हैं इसको, तो हम बोल सकते हैं माइनस का ए माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? अल्फा। दोनों चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कि अल्फा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। अब देखिएगा अगर ये अल्फा है और ये एसेलरेशन है, तो मैं अगर पार्टिकल के मास को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये क्या बन जाएगा? मेरे पास फोर्स बन जाएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा? ये फोर्स हो जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई। होगा नहीं होगा? सो यहाँ से दो चीज़ें हम अच्छे से क्लियर करें, क्या कि सर जिसमें एसेलरेशन सर डिस्प्लेसमेंट के कैसा हो? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, राइट ना। और डायरेक्शन जो होगी
वो माइनस साइन बताएगा। डायरेक्शन कैसी हो सर, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट ना, या टू द मीन पोजीशन। ठीक, सेम पैटर्न पे यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की सर, टू द मीन पोजीशन। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स है वो हमेशा बॉडी को कहाँ लाने की कोशिश कर रहा है सर, मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बॉडी को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इन SHM, राइट ना, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जो सर प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स को प्रत्यानयन बल बोलते हैं, राइट ना। तो प्रत्यानयन बल जो है वो हमेशा वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति पर लाने की कोशिश करता है। किसमें सर, SHM में। तो SHM की एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, राइट ना, एक ये आ गई। या हम ये कह सकते हैं एक और क्या, कि सर अगर SHM है मेरे पास तो कंडीशन ऑफ SHM क्या हो जाएगी, सर पहला है सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसी होना चाहिए, A साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई की फॉर्म में होना चाहिए सर। दूसरा हमारे पास ये कॉस भी हो सकता है सर, y इज इक्वल टू A कॉस ओमेगा t प्लस माइनस फाई, ये भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास पोजीशन क्या आ गया सर, कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर y की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, या जो फोर्स है वो माइनस m ओमेगा स्क्वायर y की फॉर्म में होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। अगर बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दो और आप लोगों ने स्प्रिंग को थोड़ा सा पढ़ा है तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं इस टर्म को थोड़ी देर के लिए अगर k मान लूँ और ये y है तो f इजिकल टू माइनस के एक्स, f इजिकल टू माइनस के एक्स, राइट ना। ये यहाँ f इजिकल टू माइनस के वाई है और स्प्रिंग के लिए f इजिकल टू माइनस के एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये SHM की कंडीशन है। तो जो स्प्रिंग वाली इक्वेशन थी वही SHM की इक्वेशन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक। तो जहां जहां हमें इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी किसी इक्वेशन के अंदर या किसी मोशन के अंदर, या इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि सर वो SHM कर रहा है, राइट ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे जो एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज करो उसने दिया है कि y इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है, बताइए ये SHM की इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा, हम इसको मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिएगा अगर मैं बेटा इसमें √2 का डिवाइड कर देता हूँ बोथ, तो देखिएगा मैं यहाँ पे जब √2 का डिवाइड कर दूँ, अल्फा 1/√2 माइनस कॉस अल्फा 1/√2 ऐसा कुछ लिख दूँ, तो बताइएगा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 या कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होती हैं। तो इस पैटर्न पे हम यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, इसको क्या बोलें, ठीक है, अल्फा इसको बोल सकते हैं सर कॉस π/4 माइनस कॉस अल्फा साइन π/4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान दें तो ये आ गया साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन बी, ऐसा ही कुछ है। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B क्या होता है बेटा, कॉस A माइनस B, वो साइन A माइनस B। सबको अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया, साइन A माइनस क्या है, अल्फा माइनस π/4। ठीक है, सो अगर ये हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन आई है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल के आई है, क्या वो SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। तो देख लेते हैं, ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल सर मैच कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये गिवन इक्वेशन जो है वो किसकी है, SHM की है, राइट ना। या जो मोशन है वो कैसा होगा, इसका SHM होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है बेटा ये। ठीक है, इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। अगर यहाँ पर अगेन हम आगे चलते हैं
ठीक है। और इसको एक बार और देखते हैं कि देखिएगा हमने एक कंडीशन देखी थी यहाँ पे कि जो SHM है, राइट ना, उसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो हमने इक्वेशन क्या देखी थी यहाँ, ये वाली इक्वेशन V वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। ठीक सेम पैटर्न पे हमने इक्वेशन क्या देखी थी सर, फोर्स ये रहा, राइट ना, या F इजिकल टू के एक्स कर सकते हैं इसको, F इजिकल टू माइनस का के वाई, फोर्स और y, राइट ना। और यहाँ पर हमने देखा अल्फा और y, राइट ना। इनमें अगर हमें रिलेशन पूछ ले कि सर इनका ग्राफ क्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिएगा कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान से हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि सर जो ग्राफ है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ पूछ ले आपसे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ पूछ ले, तो v इजिकल टू मेरे पास क्या था सर, ओमेगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर बेटा मैं यहाँ पे करूँ वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ कर दूँ वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आओ बाई को, तो यहाँ बाई हो जाएगा प्लस का, ओके, इजिकल टू ए स्क्वायर। अब ध्यान दें कि मैं बोथ साइड अगर ए स्क्वायर का डिवाइड दे दूँ, यहाँ 1 बचेगा, देख लेते हैं। तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1, ये। और ये आप अगर ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी से लग रही है, और ये इक्वेशन है इलिप्स की। कैसे देखिएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इजिकल टू 1। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की, राइट ना। तो यहाँ आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा कि अगर ये इलिप्स की इक्वेशन है तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, अगर इसको बाई को इधर ले लो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। सो देखें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई को इस पे, ठीक है। सो वाई को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा इलिप्स बनना चाहिए। देखिएगा v ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। सो ये कितना हो जाएगा सर, प्लस ये, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस ये कितना हो जाएगा ए ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा सर माइनस ए ओमेगा। पॉइंट क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो आपका SHM है उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, तो आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि SHM में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ कैसा होता है, तो इलिप्टिकल होता है बेटा, इलिप्स होता है। इसकी शेप कैसी होती है, इलिप्स होती है। एक बार इसको सही से चेक करके देखो, पॉइंट क्लियर आ गया। चलेगा, इसमें फिर हम आगे और चलते हैं बेटा। देखिएगा हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, हमने इक्वेशन एग्जांपल देख लिए दोनों, ठीक है। अच्छा एक और